हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज डे 15 में 20 डेज के फिजिक्स के क्रैश कोर्स में आज डे 15 में हम वेव्स ऑप्टिक्स की बात करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने जो है रे ऑप्टिक्स, पीवाईक्यूज और रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात की थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स के डे 15 में सुना, जैसा कि आप सबको पता है कि हाफ ऑफ द जर्नी हम कंप्लीट कर लिए हैं इस फिजिक्स के 20 डेज के क्रैश कोर्स में। हमने हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर लिया एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट 2, डे 15 टू 20। और डे 15 में हमने ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस रखा है और डे 16 में भी हमने ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन लिखा है। लेकिन ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से पहले हमने वेव, क्योंकि मैटर जैसा कि हम देखेंगे वहां पे कि लाइट वेव जो है, तो सबसे पहले लाइट वेव तो ड्यूअल नेचर जो लाइट की थी, जिसमें दैट विल बी द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर, जो डी ब्रॉगली वेव से हम देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ वेव की बात करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो दैट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल रहेगा। तो आज डे 15 पे हम बेसिकली देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि अभी हमने रे ऑप्टिक्स देखा और उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स देखेंगे। और नाउ उसके बाद फिर हम ड्यूअल नेचर पे बात करेंगे कि कैसे ड्यूअल नेचर है वेव की, और जो रेडिएशन है उसको कैसे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, कैसे उन्होंने जो है चीजों को मेजर किया। तो वहां से सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, उससे पहले वेव ऑप्टिक्स। तो अभी हमने लास्टली देखा था रे ऑप्टिक्स, अब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। तो सिंपली हमें क्या चाहिए, एक वेव चाहिए और उसके फिनोमिना देखेंगे। तो सबसे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल आएगा, जिसमें उन्होंने किसकी बात की थी, बेसिकली हाइजेन प्रिंसिपल पे उन्होंने वेव फ्रंट की बात की थी कि अगर कोई वेव कहीं से किसी सोर्स से आ रहा है तो उसका वेव फ्रंट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो अगर सर्किल स्ट्रक्चर होगा या स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, सो दैट विल बी इन द पार्ट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। उसके साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि डायफ्रैक्शन जो वेव, जिनसे वेव फिनोमिना शोज होती हैं, वेव फिनोमिना में डायफ्रैक्शन देखेंगे। इंटरफियरेंस देखेंगे कि जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगी तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। सो इन सभी चीजों का हम डिटेल जो है आज देखेंगे। सो कम टू द टॉपिक। सबसे पहले अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ORG कोड ICO फिल करना है आपको। और इसको करने से होगा क्या कि अगर आप होम पेज पे यहां आएंगे तो यहां आपको 3 डॉट्स दिख रहा होगा, इसमें सेकंड नंबर पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, फ्री मटेरियल का, जहां पे 3 सेक्शन है, डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्या है कि जैसे ही यहाँ पे जितनी भी क्रैश कोर्स चल रही हैं उन सभी क्रैश कोर्स के जो पीपीटीज यूज हो रही हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आना है, सारी पीपीटीज जो है वहां पे, तो जिस भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आपको चैप्टर चाहिए उस चैप्टर की पीपीटी आपने निकाली, शॉर्ट नोट्स बनाया, चैप्टर रिवाइज किया, और उसके साथ में टेस्ट वाले ऑप्शन में आपको फ्री मॉक अवेलेबल है। यहाँ पे फ्री मॉक अवेलेबल है, तो पर्टिकुलर एक चैप्टर चूज किया, उसको रिकॉल किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, और रिकॉल होने के तुरंत बाद उसका मॉक लगाया। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है कम समय में कवर हो जाएगा। सो नाउ कम टू द टॉप। और ये जो आपका ऐप है, इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ में अगर आप रेगुलर एग्जाम अपडेट्स चाहते हैं और क्विज चाहते हैं तो उसका भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे आपको रेगुलर एग्जाम अपडेट्स मिलते रहते हैं, कब आपका फॉर्म आउट होगा, कब आपका फॉर्म फिल होगा, एंड ऑल द पर्टिकुलर न्यूज अबाउट द रेगुलर एग्जाम्स और अपकमिंग एग्जाम्स। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे वेव फ्रंट की, क्योंकि मैंने बताया कि वेव की बात स्टार्ट करते ही सबसे पहले बात आ जाएगी कि वेव फ्रंट होता क्या है। सो वेव फ्रंट की अगर बात करें तो a wavelet is a point of disturbance due to the propagation of light।
कि एक कोई वेवलेट है और एक पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेशन, मान लीजिए कि ये कोई यहां पे एक पॉइंट मान लूं, और इस पॉइंट को जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे, इस पॉइंट को जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा, वेवलेट काफी मतलब यहां एक पॉइंट है और पॉइंट पे आपने डिस्टर्ब किया तो इट एक्सपेंडेड इन ऑल द सर्कमटेंसेस। सो अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, एक लोकस है एक पॉइंट का, हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन। A line perpendicular to a wavefront is called the ray। तो सिंपली अगर ये यहां पे एक पॉइंट ले तो इस पॉइंट का ये स्फेरिकल, दिस वन विल बी द स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये वाला जो है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो जैसे ही हम यहां पे पॉइंट पे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, और जैसे ही इस पॉइंट पे क्या होगा, कुछ हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो ये जो है ये ऑल द डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेम फेज में ऑक्सीलेट करने लगेगा उस लोकस के मीन पोजीशन, मतलब यहां से ये सेम ऑल द डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। सो ऑक्सीलेशन करेगा ये, एंड ड्यू टू देयर ऑक्सीलेशन जो वेव है वो इस तरह से रिएक्ट करेंगी। सो और ये जो इस लोकस पॉइंट से जो ये जहां पे ये सारे तरफ क्या निकल रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है या ऑक्सीलेशन कर रहा है इस लोकस से, तो दैट विल बी पर्टिकुलर इज कॉल्ड द रे। इसी को हम रे बोलते हैं कि किसी पॉइंट से, किसी लोकस से जो सारे पॉइंट अगर हमने डिस्टर्ब किया किसी पार्टिकल को, सो दे आर डूइंग द ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन थ्रू दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहां से निकलने वाले ये सभी क्या है, रेज हैं अलग अलग डायरेक्शन में। सो अगर मैं बात करूं यहां पे, सो ये सारी चीजें जो है वेवफ्रंट की है। अगर वेवफ्रंट को फिर से रिकॉल करें तो ए वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन इन ऑल द डायरेक्शन एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लोकस इज कॉल्ड द रे, सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट। सो नाउ हाइजेंस कंस्ट्रक्शन और हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइजेन ने सेकेंडरी वेवलेट्स की जो फिनोमेना दिया, जो लॉ दिया, वो क्या था, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि सेकेंडरी वेवलेट्स हमने क्यों बोला हाइजेंस के इसको। सो नाउ ये सपोज करिए ये कोई सोर्स है, यहां से जो है वेव्स निकल रही हैं, लाइट रेज, ठीक है। तो ये जहां भी इनका जो नेक्स्ट वाला होगा, दिस वन विल बी द, ये जो है तो ये पहला पॉइंट ऑफ सोर्स है और ये सेकेंडरी, तो ये जहां भी नेक्स्ट वाले सिनेरियो में जाएंगी तो इट बिहेव्स लाइक अ न्यू वेव फ्रंट फॉर द अदर अपकमिंग सोर्स। कि पहले पॉइंट पे हर सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, तो पहले पॉइंट पे रेज ये थी, ये सोर्स था, यहां से यहां गई, अब इट विल बिहेव्स लाइक अ न्यू स्फेरिकल न्यू वेव फ्रंट फॉर द अपकमिंग सोर्स। जैसे यहां पॉइंट ऑफ सोर्स गया, तो ये प्राइमरी, अब इसके आगे जाएगा तो ये वाला न्यू, तो ये वाला इसके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। सो दिस वन विल बी द सेकेंडरी न्यू वेव फ्रंट। अब इसके आगे अगर कोई गया तो दिस वन विल बी थर्ड वन, तो इसके लिए ये दूसरा वाला सेकेंडरी हो गया। सो हर सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो अपकमिंग के लिए न्यू वेवफ्रंट की तरह बिहेव करेंगी। सो अगर ये कोई प्लेन है, सो दिस वन, तो ये क्या है, तो हर, जैसे इसके लिए ये, तो मान लीजिए कोई यहां से सोर्स निकला, देखिए यहां से पॉइंट ऑफ सोर्स से क्या है, लाइट रेज आई, ठीक है, इसके लिए। अब इस वाले के लिए ये एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगी, एंड दिस वन विल बी द पर्टिकुलर केस, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी वेवलेट हो जाएगा। जिस ओरिजिनल सोर्स से वो आई थी उसके लिए वो सेकेंडरी वेवलेट हो जाएगा। तो एंड दिस वन विल बी द न्यू वेवफ्रंट फॉर दिस वन, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओरिजिन है जहां से लाइट निकल रही है, तो वो पहले वाले के लिए जाएगी, तो दिस वन विल द प्राइमरी या वेवफ्रंट कहेंगे, बट उससे आगे वाले के लिए वो पर्टिकुलर केस में न्यू वेवफ्रंट है। बट अगर
ओरिजिन से देखें तो दैट विल बी द सेकेंडरी वेवलेट फॉर दिस फिनोमिना। सो हाइजेंस ने यही बताया था। और अगर इस वाले सिनेरियो में हम देखें, सो फर्स्ट ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेशन ऑफ लाइट। कि अगर यहां था, ओरिजिन ये था, ओरिजिन सोर्स का ये था, यहां से ये इस वाले पे आया, इसके लिए ये न्यू था, फिर नेक्स्ट वाले के लिए दिस वन विल बी न्यू, बट इस ओरिजिन से ये क्या है, सेकेंडरी है। फिर थर्ड वन अगर यहां आया, सपोज कोई ऐसे जा रही हो, थर्ड वन ये, तो इसके लिए ये न्यू है, लेकिन इसके लिए ये सेकेंडरी वेवलेट। तो इस तरह से ये हर एक पॉइंट जो है वो कैसा एक्ट करेगा, एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेशन जो है वो एक्ट करेगा। नाउ इन द सेकेंड, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम later is obtained by taking the forward envelope of all these secondary wavelet at that time। कि जितने भी आप नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, सो उस टाइम के लेटर वाला जो है उसके लिए दैट विल बी द पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। यही हाइजेन ने बताया था। सो नोट, बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे ये है सोर्स, सो दैट वन विल बी वेव फ्रंट, फिर यहां से, सो इसके लिए सेकेंडरी है, बट ये बैक वेव फ्रंट नहीं जाएगी कि यहां पहले पॉइंट ऑफ सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुआ एंड दैट वन विल बी द बैक इन दिस डायरेक्शन। तो बैकवर्ड जो है ये इसके लिए रिजेक्ट हो जाता है, बैकवर्ड वेव फ्रंट नहीं होता। सो एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू हाफ, जो एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेवलेट का वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। ऑब्वियसली फॉर द बैकवर्ड वेवलेट, क्योंकि बैक जाएगा तो थीटा बिकम्स 180। अभी मान लीजिए यहां से कोई पॉइंट ऑफ सोर्स था, ये वेवलेट यहां पे आया, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, सो इन दिस सिनेरियो अगर ये यहां गया तो इसके लिए ये सेकेंडरी, और यहां से ये, तो ये 0 डिग्री है, तो cos 0 1 इस वाले सिनेरियो में एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन अगर वो बैकवर्ड करेगा तो पहले यहां से अगर पॉइंट सोर्स ओरिजिन से गया और नाउ इन द सेकेंड डायरेक्शन, तो ये 180 डिग्री क्रिएट करेगा, और cos 180 डिग्री जो है वो अपने को क्या, 1 प्लस कॉस 180 डिग्री, तो 0 मिल जाएगा। सो इसलिए बैकवर्ड वेव फ्रंट जो है, क्योंकि कोई भी वेव ट्रेवल करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अब ये कोई प्रिज्म है और प्रिज्म के साथ क्या दिखाया गया है कि ए बी जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है किसी प्रिज्म पे, और ये सी डी जो है ये रेफ्रेक्टेड, कल ही हमने लाइट रेज में बात किया था, तो ये रेफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कि किस सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। कोहेरेंसी किसी भी वेव की जो फिनोमिना है उसमें कोहेरेंसी क्या होती है। सो अगर कोहेरेंट सोर्स की बात करें तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेज ऑफ लाइट which emits light waves for the same wavelength, same frequency and in the same phase and having the constant phase difference। यानी ऐसे लाइट को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे जिसमें they are having the same amplitude, same phase difference and same phase and the same frequency। तो कोहेरेंस जो है, कोहेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए एंड फाई विल बी द सेम। सो ए एफ एंड फाई तीनों टर्म्स जो है, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, एफ फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो तीनों जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। नाउ कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड। दो मेथड होते हैं कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने का। सो पहला है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेजनल बाय प्रिज्म और लैलोड मिरर। तो आपके सिलेबस में सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसे अभी नेक्स्ट हम देखेंगे और वहां पे देखेंगे कि वहां पे
कोहेरेंट सोर्स का यूज किया जाता है, और कोहेरेंट सोर्स में एक व्हाइट लाइट या सोडियम लैंप लिया जाता है। तो सोडियम लैंप इज द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कोहेरेंट सोर्स, बेस्ट एग्जांपल। सो नाउ सेकंड वन, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जिसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है, ये फिनोमिना जो है, उससे कोहेरेंट सोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। सो नाउ नेक्स्ट वन, इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। अब हम आते हैं कि वेव्स के फिनोमिना, वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसी कौन कौन सी वेव की प्रॉपर्टीज है। तो वेव्स जो है वो इंटरफियरेंस कैसे होता है वेव का। तो वेव के इंटरफियरेंस को सिंपली समझने के लिए, दो वेव्स सेम, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो अलग हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में, जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में हैविंग द डिफरेंट फेज डिफरेंस वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं, तो दैट विल बी द सिनेरियो ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स। और उसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वेवलेंथ जो है कैसे आएगा, और उसके साथ में फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इन सभी चीजों की बात करेंगे। सो दिस वन विल बी द इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे तीन वेव्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, तीन वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, सबका अलग अलग है, सबके एम्पलीट्यूड अलग हैं। सो ये क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब बनाएंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए सबसे पहले अगर इधर देखें, तो पहला कोई सोर्स मान लीजिए S1 है और ये दूसरा सोर्स S2 है, यहां से सारी वेव फ्रंट निकलेंगी एंड दैट विल बी फॉलोड बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। तो पहले वाले हर एक न्यू अपकमिंग सोर्स के लिए बैक वाला क्या करेगा, एक न्यू पॉइंट ऑफ सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इस तरह से जहां पे क्या होगा, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड कहां कहां मिलेगा, जब दोनों इंटरसेक्शन, जब डार्क कंस्ट्रक्टिव और जो कंस्ट्रक्टिव फिर जहां पे बनेगा वहां पे आपको ब्राइट मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस जहां मिलेंगी वहां पे आपको डार्क मिलेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव आपको जो है क्या, कंस्ट्रक्टिव का मतलब एक के बाद एक जो है, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस शो हो रहा है तो वहां पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस शो होगा तो वहां पे आपको डार्क मिलती हैं। अगर यहां पे बात करें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब होता है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इन द कंडीशन ऑफ E1 माइनस E2, जब क्या होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या होता है डिफरेंस होता है, और जब दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, सो दैट विल बी द पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। सो फर्स्ट वेव E1, सेकेंड वेव E2, रिजल्टेंट वेव, so this one will be the resultant wave। तो यहां पे देखिए आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है E1 प्लस E2, so this one will be कंस्ट्रक्टिव। तो इस वाले सिनेरियो में आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी या ब्राइट बैंड देखने को मिलेगा। और अगर आपको डिस्ट्रक्टिव देखना है तो डिस्ट्रक्टिव वाले में क्या है कि यहां पे E1 है और ये E2 है, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दिस वन E1 माइनस E2। तो इस वाले सिनेरियो में देखिए, जब ये ओवरलैप हो गए सेकंड वाले में और ये ग्रीन वाला, तो इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको E1 माइनस E2, सो दैट विल बी द डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और डिस्ट्रक्टिव वाले इंटरफियरेंस के उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, डार्क बैंड देखने को मिलेगा या डार्क फ्रिंजेस कह सकते हैं। So the phenomena of one wave interfering with another and the resultant redistribution of energy in the space of around the two sources। देखिए ये वर्ड्स को समझिएगा, ये वर्ड्स क्या कह रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि वेव कैसे निकली। डिस्टरबेंस ही है वेव एक तरह से डिस्टरबेंस है। किसी लोकस पे आपने कोई पड़ा हुआ था, रेस्ट पे आपने डिस्टर्ब कर दिया तो अब वो वाइब्रेशन करने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स वाइब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो वेव्स वही है। तो रिजल्टिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, अभी एक बार कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये वाली वेव और ये वाली वेव, अब दोनों सेम
एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रही हैं, और अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डिस्टरबेंस का, रिजल्टिंग वन ऑफ द एनर्जी इन द स्पेस अराउंड द टू सोर्सेज ऑफ डिस्टरबेंस, क्योंकि पहला सोर्स का वाई, मान लीजिए पहला सोर्स का पहला वेव और दूसरे सोर्स से दूसरा वेव, दोनों डिस्टरबेंस हुए, तो टू सोर्सेज ऑफ डिस्टरबेंस, जो डिस्टरबेंस है इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। तो सिंपल दो वेव्स जो किसी डिस्टरबेंस से क्रिएट हुई थी, जिनकी अलग अलग एम्पलीट्यूड है, फेज है, उन दोनों को एक दूसरे पे जब सुपर इंपोज कराएंगे तो उस वाले सिनेरियो में जहां कंस्ट्रक्टिव, जहां दोनों के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एडअप होंगे, वहां पे कंस्ट्रक्टिव जो फ्रिंज है, हमें कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज मिलेगा, तो इसका मतलब ब्राइट बैंड मिलेगी। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, जहां पे दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस होगा, तो उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, हमें डार्क बैंड मिलेगा या डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी इस तरह से। अब मान लीजिए ये वाली वेव और ये वाली वेव, तो इस तरह से जब ये क्रॉस अप हो रहे हैं जहां पे, तो अब मान लीजिए जैसे ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे क्या हैं, सेम वाले जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इस वाले पे हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। लेकिन डार्क वाले में देखिए, यहाँ पे एक ये वेव और एक ये वेव, दो वेव इस तरह से, तो इन सभी में डार्क बैंड में देखने को मिलेगा, यानी दो सेम फेज के जब जाके एडअप होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, तो उस वाले सिनेरियो में ब्राइट मिलेगा। सो नाउ नेक्स्ट वन, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो अगर हम पहली वेव को E1 को लिखें, E1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, और ए जो है एम्पलीट्यूड है। अब नाउ सेकेंड वेव के लिए लिखें बी साइन, अब की बार कुछ फेज डिफरेंस होगा दोनों में, कुछ फेज डिफरेंस होगा, पहली वाली के सेम सिनेरियो तो होगा नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड और जो वेव की फेज है उसमें डिफरेंस होगा, तभी दोनों को लाके एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कराएंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें देखना है। तो अगर यहां से मैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात करूं, तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यही होता है। वहां से वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो E बिकम्स ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होगा, ठीक है। सो यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा और साइन ए साइन बी, ये वाला टर्म साइन सी और ये वाला टर्म साइन डी मान लो, और साइन सी साइन डी से अगर आप इसको पूरा कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो चीजें निकल के आएंगी वो आएंगी E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और जो ए है, जो आपको ए है वो आपको अलग अलग वैल्यूज देगा, यहां पे एम्पलीट्यूड है और ओमेगा टी प्लस थीटा, तो थीटा यहां पे फेज डिफरेंस है। सो अगर बात करें हम, अगर बात करें कि E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, सो वेयर E इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, A इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड थीटा इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, कि यहां पे इस वाले कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो A साइन थीटा और B साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, और साथ में B cos फाई और A cos फाई वाला डायरेक्शन ये होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। सो अगर यहां से एम्पलीट्यूड निकालें, इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो से अगर एम्पलीट्यूड निकालें, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई प्लस 2ab cos फाई। तो ये जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एम्पलीट्यूड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एम्पलीट्यूड बन जाएगा। सो वेयर कांस्टेंट डिफरेंस, तो अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम किसी भी दो सुपर इंपोजिंग जो वेव्स हैं जो इंटरफेरेंस फिनोमिना शो कर रही हैं, उसका हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी की बात करेंगे अभी, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें उन सभी चीजों का क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन,
तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया कि a इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस वन इज स्मॉल 2ab cos 5, यही था ना cos 5। सो इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, कि जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ द क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है किसी भी वेव्स की। तो सिंपली हम I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर यहां से करें तो यहां से करने पे क्या आएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, कैंसिल हो गया वो। सो नाउ तो हम ये बात कर रहे थे कि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है या प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर स्क्वायर यहां से स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसिल। सो अब कंडीशन देखें कि अगर बेसिकली हम कहें तो I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 आ गया। नाउ अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस को, रिस्ट्रिक्शन को यहां पे इंपोज करते हैं, इंप्लाई करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरह से चेंज होती है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I should be maximum which is possible only if cos 5 वाला टर्म्स अगर 1 हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं cos 5 को 1 कर दूं तो I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इट इज नथिंग एंड दिस विल बी द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव और रिजल्टिंग इंटेंसिटी। सो यहां से ये क्या आ गया कि I मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन में I इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ये उस वाले कंडीशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी है जब आपका फाई टर्म्स cos phi यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विच इज मैक्सिमम वैल्यू, दैट वन विल बी द वन। सो ये पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रहा हो। अब हम बात करेंगे कि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस वाले सिनेरियो में क्या होगा, उस वाले सिनेरियो में जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो I मिनिमम चाहिए, इसका मतलब जो cos phi का टर्म्स है अगर वो -1 हो जाए तो उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या बोल देंगे कि हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मिल रही है। तो यहां से अगर cos phi इक्वल टू -1 हो गया तो ये क्या हो गया, I is proportional to a square plus b square and cos phi will be -1, so -2ab. So it is nothing but I is proportional to a minus b का whole square. So ये minimum intensity है in the condition of destructive interference when phi becomes the negative, higher negative value. तो इस तरह से हम कंडीशंस को इंपोज करके क्या कर सकते हैं, I मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं। सो अगर कंपैरिजन करें इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सो I मैक्सिमा इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एंड I मिनिमा इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहां से रेशियो फाइंड आउट करना चाहेंगे आप तो रेशियो में क्या हो जाएगा, I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा, और इन सब चीजों को कैलकुलेट करके करेंगे तो इस वाले कंडीशन में आ जाएगा a अपॉन बी प्लस 1 और a अपॉन बी माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब अगर a अपॉन बी को मैं r कह दूं, लेट सपोज r कह दूं, so it will becomes I maxima upon I minima is equal to r plus 1 square and r minus 1 square. Okay. अब relation between the intensity, amplitude and the wave width slit. So I is directly proportional to amplitude square. एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है किसी वेव की इंटेंसिटी। सो नाउ नेक्स्ट वन,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस पे बहुत सारे बोर्ड के लास्ट ईयर पीवाईक्यूज भी आए हैं, तो इस वाले कंडीशंस को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो नाउ अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट था, यहां से वेव्स निकली, दिस वन विल बी रे, और ये इस तरह से होते हुए इस पर्टिकुलर जो स्क्रीन है यहां पे हमें डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, सो डार्क ब्राइट and again dark and so on, continuation in the dark and bright. Okay, so अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे दो स्लिट हैं. इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, इट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो यंग्स ने क्या किया, दो स्लिट लिया S1 एंड S2 और यहां से कोई पॉइंट ऑफ सोर्स से लाइट गई, इसने दो पार्ट ट्रेवल किया, एक ने S1 और एक ने S2, और ये S1 और S2 जाके स्क्रीन पे किसी P पॉइंट पे मिले जहां पे हमें क्या हुआ, फ्रिंज दिखाई दी. सो दिस वन विल बी, अगर इन दोनों के स्लिट की डिस्टेंस की बात करें तो D जो है वो स्लिट डिस्टेंस अगर मान ले, और ये सेंटर है, ये स्क्रीन का सेंटर O है, तो सेंटर से दिस वन विल बी D/2 एंड D/2, और ये जो आया है डिस्टेंस, so the waves from S1 and S2 reach the point P with some phase. इसका कुछ फेज होगा और इसके पास भी कुछ फेज होगा. सो अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस होता क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस की बात करने से पहले हम क्या दिखेंगे, पाथ डिफरेंस देख लें. डेल्टा विल बी पाथ डिफरेंस. तो पाथ में कितना डिफरेंस आया, पहले वाले ने क्या किया, S2P minus S1P, so S2P minus S1P, it is the path difference. ये क्या है, पाथ डिफरेंस है यंग्स डबल स्लिट में. सो अगर यहां से मैं इसका स्क्वायर कर दूं पाथ डिफरेंस का, तो पाथ डिफरेंस का स्क्वायर करने से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ओके, सो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस. तो वहां से जब मैं इस वाले सिनेरियो में क्या करूंगा, पाथ डिफरेंस करूंगा. सो क्योंकि मुझे पता है y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी, ये क्या है, n जहां पे नंबर ऑफ फ्रिंज है, लैम्डा वेवलेंथ है, d जो है स्लिट विड्थ है, और ये d जो है डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू सोर्स. सो नाउ नेक्स्ट वन, अब ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन दोनों को यंग्स डबल स्लिट में हम कंपैरेटिवली क्या करेंगे, देखेंगे. सो फॉर अ ब्राइट फ्रिंजेस एट P, तो उस सिनेरियो में y d अपॉन d इज इक्वल टू कैपिटल D इज इक्वल टू एन लैम्डा. सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, जैसा कि मैंने अभी बताया, एन लैम्डा d बाई डी. तो यहां पे जो y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी जो है, उस वाले सिनेरियो में वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 नंबर ऑफ फ्रिंजेस. सो जब y n इज इक्वल टू 0 रखेंगे y 0 मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा. तो अब इस वाले सिनेरियो में अगर देखें कि डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो बीटा डी निकालेंगे. लेकिन उससे पहले हम डार्क फ्रिंजेस की बात कर लें. तो इस वाले सिनेरियो में जो y होता है, दिस इज नथिंग बट 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, क्योंकि यहां पे n प्लस 1 पे अगर कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस क्रिएट हो रही हैं, तो अगर पहले हमें ब्राइट मिल गया, सो नेक्स्ट वन n प्लस 1 विल बी द डार्क फ्रिंज, ठीक है, स्क्रीन पे. सो दैट वन विल बी 2n प्लस 1 बाई 2d. अगर इस वाले सिनेरियो में y n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन 2d, बिकॉज n बिकम्स 0 एंड 2 प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d. सो अगर हम डार्क फ्रिंजेस की स्लिट विड्थ की बात करें, तो स्लिट विड्थ जिसे बीटा बोलते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी.
बीटा जो होता है वो लैम्डा डी बाई डी। तो यहां पे यही है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी विच इज स्लिट विड्थ। दो स्लिट के बीच की विड्थ को जिस फॉर्मूले से डिराइव किया है वो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो इस वाले सिनेरियो से हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या है और डार्क फ्रिंजेस क्या है। सो नाउ नेक्स्ट वन, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस फिनोमिना जो वेव शो करती है उसकी बात हमने कर ली। अब डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, डायफ्रैक्शन कौन सी फिनोमिना है। सो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग द लाइट around the corners and the enhancement of light within the geometrical shadow of the object obstacle is called the diffraction। यानी डायफ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिंपली एक ऐसी फिनोमिना है लाइट की जो किसी कॉर्नर से कोई लाइट वेव कितनी बेंट हो रही है। इट इज नथिंग बट सिंपली कि कोई लाइट वेव अगर ट्रेवल जा रही है तो वो किसी कॉर्नर से कितनी बेंट हो रही है, उसी को क्या बताता है, डायफ्रैक्शन फिनोमिना बताता है। तो जैसे यहां से किसी पॉइंट सोर्स पे निकली, ये पाथ ट्रेवल की यहां से, अब ये स्लिट है कोई यहां से और यहां से, तो इसको जाना कहां था, यहां, एंड ये गई कहां, तो ये जो है, सो बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एनी ऑब्स्टेकल is the phenomena of diffraction of light। so diffraction at a slit और diffraction at a obstacle, बीच में कोई ऑब्स्टेकल रख दिया या आप स्लिट रख के भी, क्योंकि वहां से जैसे ही वो जाएगी स्लिट से जब जाएगी तो फिर उसका क्या होगा, बेंडिंग होगा और ऑब्स्टेकल का। सो नाउ डायफ्रैक्शन पैटर्न की अगर और बात करें तो वेरियस एंगल पे डायफ्रैक्शन कैसे होता है उसको आपको इस डायग्राम से बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको, कि इस वाले सिनेरियो में देखिएगा क्या है। सबसे पहले यहां पे कोई ये n नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है 0 1 2 3 4 तो 12, और यहां से ये सारी जो सोर्स कर रही हैं, और ये कोई बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जहां पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। सो डायफ्रैक्शन पैटर्न जब देखने के बाद ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो इसका ग्राफ जो हमें है वो ऐसे मिलता है। इसका जो ग्राफ है तो सेंट्रल पे हमें मैक्सिमा मिलता है डायफ्रैक्शन का, एंड उसके बाद दिस वन एंड सेम हियर दिस वन एंड दिस वन। तो ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा का केस होता है, ये डायफ्रैक्शन है और यहां पे ये इंटेंसिटी है और इस साइड में आपका जो है थीटा है। सो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। उसके बाद यहां फर्स्ट, दिस वन विल बी द फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू होती है और इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको हमेशा ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। सो नाउ डायफ्रैक्शन इज नॉट विजिबल आफ्टर ए फ्यू ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, क्योंकि आपको जो डायफ्रैक्शन फिनोमिना है वो स्मॉल एंगल के लिए, क्योंकि डायफ्रैक्शन जो है एन लैम्डा ए साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डी जो ए है वो एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा जो है ना, ये साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो थीटा जो है बहुत माइन्यूट एंगल या बहुत लेस एंगल के लिए ही डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ, क्योंकि एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वो एंगल है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, तो ज्यादा के लिए हमें नहीं मिलता है, बहुत कम के लिए हमें देखने को मिलता है। तो नाउ नेक्स्ट वन अगर देखें, थ्योरी क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 0 वेवलेंथ एंड 12 वेवलेंथ इज bn। इससे हमें मतलब नहीं है। थीटा इज द एंगल डायफ्रैक्शन, d इज द स्लिट विड्थ। सो n लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा और d sin थीटा, जिसकी अभी हमने बात की, d sin थीटा। सो
अगर nth ऑर्डर की बात करेंगे हम तो इस तरह से आएगा, और ओवरऑल जो हम देखेंगे उसमें यह है कि थीटा एन इज वेरी स्मॉल। जो बात कहनी है वो ये है कि भाई साहब थीटा एन को बहुत स्मॉल होना पड़ेगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न बहुत स्मॉल एंगल के लिए ही शो होता है। सो अगर यहां से थीटा की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है, सो हम क्या करेंगे, सिर्फ एन लैम्डा, तो n+1 चाहिए, n+2 चाहिए, या जिसके लिए भी चाहिए हम उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे एक स्मॉल एंगल के लिए। सो ना नेक्स्ट वन, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ अगर कैलकुलेट करनी है तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी कि इस वाले सिनेरियो में आप देख पा रहे होंगे यहां पे फिर से प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट से क्या निकल रही है, रेज निकल रही है, और एक स्क्रीन पे सेंटर में हमें ब्राइट मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन सुपर इंपोज कर दिया था कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमें सेंट्रल पे मैक्सिमा यानी ब्राइट ही मिलेगी, एंड P1 पे डार्क फ्रिंज मिल रही है। तो हमें पता है कि θ1 इज इक्वल टू एन लैम्डा डी, अरे क्या था, लैम्डा डी, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, तो यहां से एन लैम्डा अपॉन डी, ये डी क्या है, ये दोनों स्लिट के बीच की विड्थ है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, सो बीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली थी, दैट वन विल बी द स्लिट विड्थ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं पोलराइजेशन। तो डायफ्रेक्शन देखा, वेव मैटर से, वेव जो वेव है, वेव से हम डायफ्रेक्शन फिनोमिना, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस फिनोमिना की स्टडी करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन की बात करेंगे तो पोलराइजेशन में देखिए क्या होता है, पोलराइजेशन क्या फिनोमिना है कि कोई वेव मान लीजिए ट्रांसवर्स वेव है जो डिस्टर्ब है, क्योंकि डिस्टरबेंस से अभी हमने देखा कि वेव है, और एक यहां पे कोई लाइट रेज है जो किसी आपने यहां से निकाला नैरो स्लिट से, और ये यहां पे आ गई। अब ये अब की बार हमने वेव को भेजा, तो वेव भी जो है अपने सेम उसको उसने ये किया, लेकिन अगर हम यहां से कोई वेव यहां भेज के, और जब यहां पे हम क्या करते हैं, वेव्स का सुपर वेव्स को देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो पोलराइजेशन वाले कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें तो यहां पे देखिए ये क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि दैट वन विल बी द पॉइंट ऑफ लोकस, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ऑल द परपेंडिकुलर लाइन आर रेज एंड इट इज द सिंगल वेवलेट या वेव फ्रंट की बात हो गई कि दैट वन विल बी द वेव फ्रंट। अब अगर यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही ये वाला कंडीशन जो है, यहां पे ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बता रहा है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बता रहा है कि कोई लाइट रे जो वेव जो है ट्रेवल हो रही है तो वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट के उस रेस्पेक्ट में वाइब्रेट कर रहे हैं। सो दिस वन विल बी द प्लेन परपेंडिकुलर कंडीशन। सो in natural light source, millions of transverse vibrations occur in all the directions perpendicular to the direction of wave propagation of wave, but for convenience, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं, वी कैन अज्यूम दैट rectangular components of the vibration with one component lying on the plane of the diagram and other is the परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डायग्राम, यानी ये एक तो इसके अलोंग द लाइन चल रहा है और एक यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दिस वन पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है, एक परपेंडिकुलर डायग्राम में चल रहा है। क्योंकि यही वेव प्रोपेगेशन की बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमने की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाले वेव में उनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सो अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
जिसकी अभी हमने बात की, and the magnetic field oscillating at right angles to each other and also to the direction of propagation of wave, therefore the light waves can be polarized. So इस वाले सिनेरियो में लाइट वेव पोलराइज्ड होते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर जो है क्या कर रही होती है, इसकी वाइब्रेट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही किसी ऑप्टिकल एक्सिस लाइक एज निकोल प्रिज्म या किसी हम कोलाइडियल सॉल्यूशन में इसको रखते हैं, सो क्या होता है, यहां से ऑप्टिकल एक्सिस से ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। अगर किसी प्लेन तो दिस वन विल बी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव। तो और यहां से पोलराइजर ये क्या है, कोई टर्मलाइन सॉल्यूशन भी होता है, और यहां पे कुछ एनालाइजर लगा के, क्रिस्टल लगा के हम पोलराइजेशन एंगल की बात कर सकते हैं। और उसको ब्रूस्टर लॉ से अभी हम देखेंगे कि कैसे मेलस जो है उन्होंने पोलराइजेशन एंगल की बात की है। तो अब यहां पे देखिए इस वाले में अनपोलराइज्ड लाइट है, कोई पोलराइजर लगा दिया, पोलराइजर लगाने से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है इस तरह से जो है यहां पे प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर आ गए, और उसके बाद में हमें एनालाइजर से देखने पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। कौन सी लाइट मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो व्हेन कंडीशन क्या है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर, the vibration parallel to the crystallographic axis are transmitted and those perpendicular to the axis are absorbed, therefore the transmitted light is plane polarized light। कि जो प्लेन के पैरेलल होती है, जो यही कहा जा रहा है कि जिसमें प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, और जो इंसिडेंट पोलराइजर पे जो पैरेलल चल रही हैं उनसे हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, और ट्रांसमिशन के बाद परपेंडिकुलर वाले को कंप्लीटली क्या कर लिया जा रहा है, अब यहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। सो द प्लेन विच कंटेन्स द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस एंड वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजर इज कॉल्ड द सिंपली प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कि जहां पे क्या होगा, क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस में जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ट्रांसमिशन के, उसमें क्या होगा, पोलराइजर कॉल्ड द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे क्रिस्टलोग्राफिक के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो रहा होगा, जहां पे वेव्स वाइब्रेशन कर रही होगी ड्यू टू द ट्रांसमिशन, तो फिर क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एट द पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। सो द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइजेशन। कि जब परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, तो दैट विल बी द सिनेरियो ऑफ plane polarization. Now next, when a beam of plane polarized light is incident on an analyzer, the intensity I of light transmitted from the analyzer varies directly as the square of the cosine and the angle theta between them, transmission of analyzer and polarizer. So जो मेलस लॉ है, वो मेलस लॉ यहीं से आया कि जो आई इंटेंसिटी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा जो है वो ओरिएंटेशन है पोलराइजर का और उसके साथ में एनालाइजर। तो यही कहा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा या सॉरी cos square theta, and that will be given by the malus. So if A be the amplitude of the electric vector transmitted by the polarizer, then only the component A cos theta will be transmitted by the analyzer. So intensity of transmitted light wave analyzer is I is equal to I naught cos square theta. So now I naught is Ka square is the intensity of the light transmitted through a polarizer. So case first theta becomes 0, so I is equal to getting I naught maximum. Case 2, when theta 90, intensity becomes 0. When unpolarized is incident on the analyzer, the intensity of transmitted is 1/2 of the intensity. This one will be I is equal to I naught by 2. So that will be the particular scenario and brief history about the polarization, polarizing angle. And so now if
यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के साथ साथ, तो केपी क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे CUET बेस्ड बैचेस लेके आया है, जिनमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, जनरल प्लस लैंग्वेज, इन सभी के लिए बहुत ही जो अच्छे बैचेस, अच्छे जो फैकल्टीज हैं वो इन बैचेस को पढ़ा रही हैं। तो आप लोग जल्दी से जाके इस बैच को परचेज कीजिए। इस बैच को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और देर मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, समय नहीं बचा है। अगर इस कंफ्यूजन में अभी भी हो कि बहुत समय है, बोर्ड एग्जाम दे लेते हैं फिर देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए, मेरी बात मानिए, अभी जाके बैच एनरोल कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेज करते हुए अपनी CUET की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, और इन बैच को परचेज, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए पर्टिकुलर बैच परचेज करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बैच परचेज करने का लिंक नीचे दिया गया है, तो जल्दी से जो है आप लोग स्टार्ट करिए अपनी। और अगर आपको लगे, वहां पे एक बेनिफिशियल और ऐड है कि अगर वो बैच आप परचेज करते हैं अफोर्डेबल प्राइस में CUET की प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पे सीरीज ऑफ बुक्स जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट, और वहां पे 1200 के अप्रोक्सीमेट लास्ट ईयर के बोर्ड PYQs, MCQs और रिकमेंडेड क्वेश्चन है। तो 1200 के अराउंड अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वहां पे इतने सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो सिलेक्शन तो फिर कंप्लीटली समझिए कि सिलेक्शन की कोई मतलब कोई सिलेक्शन आपका रोक ही नहीं सकता इस वाले सिनेरियो में, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर होते चले जाएंगे। सो नाउ, और ये हमारा CUET का लास्ट ईयर का रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको MAT से 100% स्कॉलरशिप मिली थी, और ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ड्रीम कॉलेज लाइक DU, JNU, BHU जहां पे एडमिशन मिला। तो अगर आपको भी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए जल्दी से जाके केपी क्लासेस के बैच को परचेज कीजिए। परचेज करने का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। एंड इट्स ऑल अबाउट द डे 15, जहां पे हमने वेव ऑप्टिक्स की बात की और फिनोमिनास को देखा। सो थैंक यू। अब मिलेंगे हम डे 16 पे ड्यूअल नेचर की बात करने। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.